नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज ये हमारी 38वें नंबर की वीडियो क्लास है, जिसमें हम अध्याय 8 कक्षा 10 के लिए विषय समाज विज्ञान और हमारा टॉपिक रहने वाला है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना भाग 2। क्योंकि भाग 1 हम पढ़ चुके हैं 37 नंबर वीडियो क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के पीछे क्या क्या कारण रहे, भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास क्यों हुआ। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन और जो कांग्रेस थी उसके संगठन, उनके स्थापना के बारे में। फिर हम उसके बाद टॉपिक और बचते हैं, एक उदारवाद और उग्र राजवाद। तो हम उदारवाद को भी आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चे लोगों, आपको वीडियो क्लास पढ़नी है तो आप चैनल के होम पेज पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो समाज विज्ञान कक्षा 10 लिखा होगा, उस प्ले लिस्ट को देखिए। आपको एक के बाद एक सारे के सारे वीडियो क्रम वाइज मिल जाएंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं किस तरह पढ़ना है। आपको ये 38 नंबर दिख रहा है, इसी नंबर के हिसाब से आपको क्लास लेते चलना है। पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे 38 नंबर का वीडियो देखने से पहले आप 37 नंबर का वीडियो देख लें, 36 नंबर का वीडियो देख लें। इस तरह से आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठन, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के पहले कौन कौन से राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे थे, कौन कौन इनका नेतृत्व कर रहा था। देखो बच्चों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध माने 19वीं शताब्दी जैसे जैसे खत्म होने को थी, भारत में शांतिपूर्वक राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हो गई थी। यानी कि 1900 जैसे ही प्रारंभ हो गया तो 1900 जैसे सन 1900 लग गया, उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हमारे देश में। शिक्षित भारत की राजनीतिक और आर्थिक दास्ता से अनभिज्ञ न थे। जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको पता था राजनीतिक चीज़ें क्या हैं और आर्थिक जो दास्ता है, आर्थिक शोषण है वो क्या है, वो सबसे उनसे परिचित थे। इसी वर्ग ने संगठित राजनीतिक गतिविधियों को आरंभ किया। तो इन्हीं लोगों ने क्या किया, राजनीतिक गतिविधियां बनाई, अपने राजनीतिक संगठन बनाए। वो क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित लोग थे, उनको पता था जब तक हम एकजुट होके अपनी मांगों को नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी हमारी मांगें पूरी नहीं करेगा, और इसके लिए कोई ना कोई दल संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना करना था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक शोषण की समाप्ति के लिए प्रयास करना था। ये गतिविधियां स्वतंत्रता की मांग में परिवर्तित हो गईं। यानी केवल जो हमने बनाया था संगठन, वो केवल इतना था कि अपने विचार कह सकें, अपनी बातें कह सकें और आर्थिक शोषण हमारा ना किया जाए। लेकिन ये गतिविधियां चलती रहीं तो वो उनका बड़ा रूप बन गया कि हमको अब अपनी आज़ादी की मांग करना है। यह राजनीतिक गतिविधियां बंगाल, बम्बई, मद्रास में आरंभ हुई, जहां अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना प्रभाव स्थापित किया था। जहां अंग्रेज सबसे पहले आए थे वहां के लोगों ने शोषण तभी से झेलना चालू किया, तभी से उनका शोषण होने लगा। तो उन लोगों को वहां पर पहले हमने अपनी संगठन बनाए, वहां पर विरोध पहले हमने प्रारंभ किया। 1857 के पश्चात राजनीतिक चेतना के स्वर तीव्र हुए और राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। क्योंकि 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया था। बहुत कुछ हम समझ गए थे कि हमको किस तरह से एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। तो वहाँ से हम लोगों में राजनीतिक चेतना आई और हमने अपने राजनीतिक संगठन बनाना चालू किए। उनमें प्रमुख थे पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग 1875 में बनाया,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 में बनाया, महाराष्ट्र मद्रास महाजन सभा 1884 और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। तो इन संगठनों ने स्थानीय मांगों के साथ साथ राष्ट्रीय मांगों की जोरदार वकालत की। यानी कि ये जो संगठन थे अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयता के मुद्दे को भी बड़े जोर शोर से उठाया। इस समय तक ऐसे किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई जो अखिल भारतीय स्तर पर गठित हो। ये जो संगठन थे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये थे अलग अलग जगह पर। इन लोगों की खुद की भी डिमांड थी, जो लोकल वहाँ पर जो डिमांड होंगी उनके अनुसार इनकी डिमांड थी अंग्रेजी शासन से, और एक आज़ादी के लिए भी डिमांड थी। लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं था जो सारे देश में एक संगठन काम कर रहा हो। तो इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में बुलाया था। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संस्था बनाई जो अखिल भारतीय लेवल पर हो, यानी पूरे देश के लिए एक संस्था हो, इंडियन एसोसिएशन, जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्हें देश भर से 200 लोगों को 200 जो नेता थे हमारे समुदाय के या क्रांतिकारी कहें, उनको उन्होंने बुलाया था। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1885 में फिर कलकत्ता में हुआ, यानी कि 2 साल बाद। भारतीय राष्ट्रीय संगठन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। उपरोक्त सभी संगठनों का उद्देश्य जनता को एक मंच प्रदान करना था जिनमें जनहित की सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यद्यपि ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत गई मांगों की अपेक्षा की, परंतु राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भारतीयों की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया, क्योंकि उन्होंने सुरेंद्र बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन करके एक संगठन बनाया, जिसका उन्हें 1883 में बना लिया था, और उन्हें एक अधिवेशन बुलाया जिसमें 200 लोगों को देश भर से बुलाया गया, मेन लोगों को मीटिंग की। फिर उन्हें 1885 में लोगों को फिर बुलाया दिसंबर में कलकत्ता में। तो वहाँ पे लोगों ने अपनी बातों को रखा। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ की उन संगठन जो मीटिंग हुई उनमें जो बातें निकल के आई, उन बातों को अंग्रेज़ों ने नहीं माना। लेकिन जो भारतीय समाचार पत्र थे उनने उस मीटिंग को बड़े ज़ोर शोर से अखबारों में जगह दी, अखबारों में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। तो जो मीटिंग में जो कुछ हुआ वो हमारे सारे देश में सभी लोगों के पास पहुंच गया। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और 1885 तक इसकी 60 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। यानी जब इन्होंने दूसरा अधिवेशन बुलाया, इन्होंने बनाया था 1883 में, और 1885 में जब दूसरा अधिवेशन बुलाया तब तक देश में 60 शाखाएं इनकी खोली जा चुकी थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने बातों को नकार दिया था। अब देखिए, अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, चलते हैं आगे। 1870 से 1880 तक भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी, क्योंकि 1883 में संगठन बनाया था इंडियन एसोसिएशन। 1885 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें काफ़ी मांगें रखी। मांगों को अंग्रेज़ों ने नकार दिया, लेकिन हम समाचार पत्रों में 1885 तक छाए रहते थे, और लोगों को जो संगठन थे, इनके जो प्रमुख उद्देश्य थे, उनके बारे में जनता को पता चल चुका था। तो हम 1870 से 1880 तक सक्रिय रूप से जनता भी जागरूक हो चुकी थी, और हमारे जो नेता थे, नेतृत्व करने वाले थे, वो भी जागरूक हो चुके थे। तो 1885 तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का मंच तैयार हो चुका था। हम सब लोग नेता समझ चुके थे कि हमको एक बड़ा संगठन बनाना चाहिए। इस अखिल भारतीय संस्था को निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है। किसको जाता है इसका श्रेय? अंग्रेजी अधिकारी थे सेवानिवृत्त A.O. ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम उदारवादी व्यक्ति थे, यानी कि उदारवादी माने दिल के बड़े अच्छे थे, लोगों का भला बुरा समझते थे, किसी का बुरा नहीं करना चाहते थे,
और लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहते थे। अपनी बात कह के सम्मान के साथ बिना किसी लड़ाई दंगे के बातें मनवाना इनका स्वभाव था। उदारवादी यही होता है। ह्यूम ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे जो शासक व शासित वर्ग के बीच खाई को भर सके, यानी जो शासन कर रहे हैं और जिन पर शासन किया जा रहा है उनके बीच में जो गैप है, संचार का गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है, उसको भरा जा सके। ह्यूम जनता को हिंसा और विद्रोह के मार्ग के स्थान पर वैधानिक राजनीति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि उदारवादी थे। वो हिंसा विद्रोह नहीं चाहते थे। ह्यूम के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था का जन्म हुआ। ये ह्यूम ने क्या बनाया, एक संस्था बनाई, इंडियन नेशनल यूनियन। अब देखिए, ह्यूम ने वायरस लॉर्ड डफरिन से सहमति प्राप्त करने के पश्चात ह्यूम ने क्या किया, वायरस थे उस समय लॉर्ड डफरिन, उनसे अनुमति प्राप्त करने के पश्चात यह तय किया कि 25 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों में आपसी परिचय करना और राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित करना। उसका यही उद्देश्य था इस मीटिंग का कि जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, आज़ादी के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आएँ। इनवाइटेड हैं सारे लोग, और अपने अपने विचारों को रखें और आपस में हम लोग परिचित हों कि कौन हमारे साथ राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना चाहता है। तो परिचय होने के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन पूना में होना तय था, परंतु अंतिम क्षणों में यह स्थान परिवर्तन कर मुंबई कर दिया गया। तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सम्मेलन हुआ और ह्यूम के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस के स्थापना सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 200 लोग इनवाइटेड थे, लेकिन 72 लोग पहुंच गए। कांग्रेस के इस प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये याद रखिएगा नाम। जो फैक्ट है वो तो मैं बाद में याद करा ही दूंगा, आप समझिए अभी क्या था। अब कांग्रेस की स्थापना होनी थी, क्योंकि उन्होंने नाम तय कर लिया था, मीटिंग आयोजित थी, तो वहाँ कांग्रेस की स्थापना के लिए बातचीत हुई। अब देखिए, इतिहासकारों का कहना है कि ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारों पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। कुछ लोगों का ये कहना था कि ह्यूम अंग्रेज़ों का आदमी है और उन्होंने पार्टी बनाई है सिर्फ अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए, लेकिन ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज़ जनता हिंसा का मार्ग अपनाए। अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। संवैधानिक मार्ग से आशय है प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांगें पूर्ण करवाना। यानी कि ह्यूम के लड़ाई दंगा नहीं चाहते थे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अहिंसा ना हो, विद्रोह ना हो, केवल हम अपने संवैधानिक तरीक़ों से, यानी कि हम उनको एप्लीकेशन दें, फिर बाद में फिर आवेदन प्रार्थना पत्र दें, अपनी मांगों को याद दिलाएं, या हमारा कोई मंडल, एक हम प्रतिनिधि मंडल बनाए 10-15 लोगों का, वो जाके अंग्रेजी प्रशासन से बात करें। इस तरह वो अपनी मांगें मनवाना चाहते थे। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि वे तात्कालिक परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ खुला संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। अब ए.ओ. ह्यूम थे तो अंग्रेज, लेकिन लोगों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय अपने पास सीधा संघर्ष करने की अपन स्थिति में नहीं थे। वे ब्रिटिश संरक्षण में कांग्रेस की स्थापना के विचार को लाभदायक मानते थे और ह्यूम के विचारों से पूर्णतः सहमत थे। तो अपने लोगों ने सोचा कि अब अंग्रेज़ों का शासन तो है ही, तो अंग्रेज़ों की अगर परमिशन से, अनुमति से अगर हम संगठन बना लेंगे तो ज़्यादा ही अंग्रेज़ लोग कहीं भी मीटिंग के लिए अनुमति देना, कहीं रैली की अनुमति देना, इन सब कामों में वो विरोध नहीं करेंगे और अनुमति मिलती रहेगी। तो उन्होंने ह्यूम के विचारों से सहमति जता दी। व्यवहारिकता इसी में थी कि एक मंच पर तैयार करने में ह्यूम को सहयोग प्रदान करें और देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। तो यही था कि चलो इनको सहयोग करो, ह्यूम को कम से कम एक मंच तैयार होगा, एक संगठन तैयार होगा, जिसके माध्यम से हम सरकार के सामने अपनी मांगें तो रख सकेंगे कम से कम। आगे है कि
कांग्रेस की स्थापना के लिए उस समय राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से भारतीयों को निराशा, विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्रव्यापी संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण थे। इसलिए कुछ विद्वान इस राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी लिखा जाता है किताबों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बने और इन्होंने निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। इन्होंने क्या उद्देश्य बताए कि पहला, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परंपरा घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही है। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो लोग अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से हमारा मित्रता बढ़े, उन लोगों से हमारा मेलजोल बढ़े। इसलिए संगठन बनाया है कि जब संगठन की मीटिंग होगी तो सारे लोग देश के कोने कोने से उनको बुलाया जाएगा। दूसरा था कि अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म, प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना जिसका जन्म लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था। और दूसरा उद्देश्य उनका ये था कि हम जाति, धर्म, प्रांत इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सिर्फ हम राष्ट्रीय एकता की भावना से कार्य करें और राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करें। तीसरा पॉइंट था कि तत्कालिक महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इसका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना। यानी कि जो उस समय जो भी मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे, तत्कालिक मुद्दे, उसमें जो भी परेशानियां रही हों आम भारतीयों की, उन समस्याओं को लेकर जो पढ़े लिखे लोग थे उनका क्या विचार था और उनके विचारों से हम एक लेखा जोखा बनाएं, एक अपने जो समस्या है उनको बिंदुवार करें, जिससे कि हम अंग्रेजी प्रशासन के सामने बात रह सकें। अगला है कि जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण करना। यानी कि अगर आज मीटिंग हुई है तो उसमें हम जितने भी लोग आए हैं देश में जो राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना चाहते हैं, मुख्य उनको उनके काम दे दें कि अगली इसी तारीख तक आपको इतना काम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन हो गए, कांग्रेस के संगठन की स्थापना हो गई, उनके उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि दो तरह की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक हम यहाँ पे उदारवाद पढ़ने वाले हैं, उदारवाद पढ़ने वाले हैं, और एक हम उग्र राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए उदारवाद वो चीज़ है कि जिसमें हम अपने प्रार्थना पत्र दे के उनको बार बार याद दिला के उनसे प्रतिनिधिमंडल मिल के इस तरह से अपनी मांगों को मनमाना, ये उदारवाद के अंतर्गत आता है। उग्र राष्ट्रवाद ये है कि हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, हिंसा करनी पड़ेगी तो हिंसा करेंगे, वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम ज़बरदस्ती उनसे बातें मनवाएंगे। ये उग्र राष्ट्रवाद था। तो दो तरह के राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि कुछ लोग शांति से काम करना चाहते हैं, कुछ लोगों में गर्मी ज़्यादा है, वो शांति नहीं चाहते, वो तुरंत काम चाहते हैं, तो उसके लिए लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। तो दो तरह के गुट बन चुके थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात इसके प्रथम अधिवेशन में ही सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, यानी कि सभी जाति धर्मों के लोग इकट्ठा हुए। लोकमान्य तिलक के कांग्रेस में आगमन पर यह संस्था जन साधारण के निकट आई और महात्मा गांधी के काल में इसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप बना। एंड जैसे लोकमान्य तिलक इस कांग्रेस पार्टी में आए तो आम लोगों की पहुंच पार्टी में के अंदर तक हो गई कि लोकमान्य तिलक आम लोगों की बातों को ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा तवज्जो देते थे। और जब से महात्मा गांधी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया तब से ये राष्ट्रव्यापी हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रव्यापी नेता थे। देश में हर कोई उनको जानता था, हर संगठन के लोग उनको पसंद करते थे, तो वो राष्ट्रवादी स्वरूप बन चुकी थी। अब भारत में राष्ट्रवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ, एक साथ तो कुछ होता नहीं, हर चीज़ के एक स्टेप होता है, चरण होता है।
तो समय के साथ साथ कांग्रेस की रीति नीति में भी परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की विचारधारा से विभिन्न विचारधाराएं भी इसमें पल्लवित और पुष्पित हुई। एंड कांग्रेस की तो विचारधारा जो थी उससे हटके भी कुछ विचारधाराएं लोगों की होती हैं व्यक्तिगत, तो अलग अलग विचारधारा के लोग जिनकी विचारधारा एक थी उनका एक गुट बन गया, जिनकी विचारधारा अलग थी उनका एक अलग गुट बन गया। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का स्वरूप क्या था, इस अध्याय में इसे समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं उदारवाद या उदार राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1885 से 1905 का समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। कब तक? 1883 में ये हमने इंडियन एसोसिएशन बनाया था। 1885 में उनका दूसरा अधिवेशन हुआ, उसके बाद मांगे नहीं मानी तो उसको कोलैप्स कर दिया और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, ह्यूम इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो 1885 से लेके 1905 तक ये जो हमारे कितने 20 वर्ष तक उदारवादी युग के नाम से जाना जाता था। इस समय में उदारवादी नेतृत्व हुआ। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर उदारवादी नेताओं के हाथ में थी। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, राज बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानाडे। ये नेता उदारवादी राजनीति में विश्वास रखते थे और प्रत्येक उद्देश्य को क्रमिक और संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे।